नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन। देहरादून, कर्मचारियों का पीएफ दबाने वाली 200 संस्थानों से करोड़ों की वसूली। पीसीएस परीक्षा के सिलेबस में नहीं होगा बदलाव। उत्तराखंड में कोरोना के 134 नए मरीज। अल्मोड़ा, बेस अस्पताल में ओपीडी के मरीजों को नहीं मिलेगा आयुष्मान का लाभ। बागेश्वर, अपने हकों के लिए सड़क पर उतरी आशाएं। ताइक्वांडो खिलाड़ी बच्चों की स्पोर्ट कंपनी में होगी भर्ती। रानीखेत, आरटीई कोटे में 46% कटौती, 18,000 बच्चों को मिलेगा दाखिला। कोटद्वार, न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ठगे। पौड़ी में बिना बच्चों वाले 14 स्कूल बंद। बद्री विशाल के पहले दर्शन को हजारों पहुंचे श्रद्धालु। उत्तरकाशी, गंगोत्री में श्रृंगार रूप में होंगे मां गंगा के दर्शन। बागेश्वर सुरक्षित विधानसभा सीट से पिछले 20 साल से अजय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जिंदगी की जंग हार के करीब 6 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे 66 वर्षीय दास ने बुधवार दोपहर यहां अंतिम सांस ली। दोपहर गुरुवार को सरयू गोमती संगम स्थल पर दास की अंतिम राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। उनके निधन पर सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। समाज कल्याण, परिवहन, लघु उद्योग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास मंगलवार को बागेश्वर पहुंचे। बुधवार को उन्हें यहां जिला योजना की बैठक में जाना था। परिजनों के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 10 बजे आवास पर ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। सुबह करीब 11 बजे उनकी सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। परिजन आनंद फानम में उन्हें जिला अस्पताल ले गए और भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया। दोपहर करीब 1:30 बजे इलाज के दौरान आईसीयू में दास का निधन हो गया। उनके छोटे बेटे गौरव ने बताया कि पिता को हीमोलिटिक एनीमिया था। दिवंगत मंत्री दास के परिवार में पत्नी पार्वती देवी, 2 पुत्र गौरव और भास्कर एवं 2 बेटियों गुंजन, बाला और सुनैना हैं। देहरादून, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपी यूपीसीएल के 6 इंजीनियरों की विजिलेंस से खुली जांच शुरू कर दी है। राज्य सतर्कता समिति ने इनके खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी, जिसके आदेश पर विजिलेंस के पास पहुंच चुके हैं। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार इन इंजीनियरों पर काशीपुर, रुद्रपुर और सितारगंज क्षेत्रों में षड्यंत्र के तहत कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। कुछ के इशारे पर 11 केबी की लाइन शिफ्ट की गई, जबकि कुछ डीलरों से शुल्क लिए बिना प्लॉटिंग पर बिजली लाइनें बिछाई गई। इन्हीं मामलों में पहले यूपीसीएल ने अपने स्तर से जांच कराई थी। जांच में तथ्य सही पाने पर उनकी चार्जशीट देते हुए शासन को विजिलेंस जांच के लिए लिखा गया था। इन आरोपियों में अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता शामिल है। एसपी विजिलेंस मुख्यालय धीरेन्द्र गुंजाल ने जांच के आदेश मिलने की पुष्टि की है। ईपीएफओ के 200 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके तहत क्षेत्रीय गांधी आश्रम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ग्राफिक शिक्षण संस्थान, देवऋषि शिक्षण समिति, मोट हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, बीके एसोसिएट, धनश्री एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, यूनिक सिक्योरिटी सर्विसेज, टेहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, लखानी फुटवियर, उत्तरांचल कमांडो, एक्स सर्विसमैन, हाई इम्पैक्ट, एशियन प्लास्टो इंडस्ट्री, टाइगर स्टील इंजीनियरिंग, किंग कंस्ट्रक्शन, विद्युत उपभोक्ता सेवा समिति, लगभग 31 संस्थानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें 5 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है। ईपीएफओ कमिश्नर ने बताया कि गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से संबद्ध कन्या गुरुकुल महाविद्यालय राजपुर रोड में कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करने की शिकायत मिली थी। असेसमेंट कराया गया। संस्थान को सितंबर 2010 से लेकर 52,27,000 रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा गया। संस्थान ने पीएफ ऑफिस में पंजीकरण भी नहीं कराया है। संस्थान अगर यह रकम नहीं कराता तो खाते अटैच किए जाएंगे। जिन संस्थान में 19 से ज़्यादा कर्मचारी कर रहे हैं उनके लिए कर्मचारियों का पीएफ काटना अनिवार्य होता है। उत्तराखंड, पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तर्ज पर सिलेबस बदलने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड संबंधी राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। बुधवार को अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रियाल ने यह आदेश जारी किया। लोक सेवा आयोग ने फरवरी में सरकार को पीसीएस परीक्षा का पैटर्न यूपीएससी के तर्ज पर करने का प्रस्ताव भेजा था। आयोग अध्यक्ष राकेश कुमार का तर्क था कि इससे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के अखिल भारतीय सेवा में जाने के अधिक अवसर बढ़ेंगे। उन्हें 2-2 परीक्षाओं के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। मार्च में कार्मिक विभाग ने इन पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी थी, लेकिन अभ्यर्थी इसके विरोध में उतर गए थे। उन्होंने कहा कि सिलेबस में बदलाव करने से उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का अहित होगा। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी इसके विरोध में लगातार पैरवी कर रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से भेंट कर उन्हें इस पर ऐतराज जताया था। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री धामी के पास जब यह फाइल पहुंची तो उन्होंने पीसीएस परीक्षा का पैटर्न बदलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कार्मिक विभाग को यह आदेश
जारी करना पड़ा। भाजपा नेता जुगरान का कहना है कि यूपीएससी पैटर्न लागू होने से उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के चयन की संभावना पहले से भी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों ने पूर्व में ही यूपीएससी पैटर्न को खारिज कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस मामले में हस्तक्षेप करने पर आभार जताया। हल्ला ने निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत मिलने वाली दाखिलों में बड़ी कटौती हुई है। पिछले साल पूरी सीटें भरने में नाकाम ने शिक्षा विभाग ने इस बार 46% सीटें हटा दी। इस साल 18,000 सीटों पर ही दाखिले होंगे। दाखिले की प्रक्रिया 13 मई से शुरू होने। समग्र शिक्षा उत्तराखंड ने सभी जिलों में आरटीई प्रवेश की तैयारी शुरू करने को कहा था। नियमावली पहले ही तरह रखी गई। अपर परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि बीते साल प्रदेश में 33,000 से अधिक सीटों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि सभी सीटों पर भर नहीं पाई। इस बार करीब 18,000 सीटों पर दाखिला किया जाएगा। उत्तराखंड में आरटीई दाखिले के कठिन मानक हमेशा गरीब बच्चों के एडमिशन में बाधा बनते हैं। 55,000 रुपये सालाना आय वार्ड पंचायतों के लिए स्कूलों में दाखिले की अनिवार्यता के चलते बच्चे दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा विधवा या तलाकशुदा मां पर निर्भर बच्चों के दाखिले के लिए सालाना आय 80,000 से कम होनी जरूरी है। अधिकांश बच्चे इन मानकों को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में हर साल 15,000 सीटें खाली रह जाते हैं। जिसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया में 2 महीने देरी होने के कारण भी इस बार सीटें कम की गई हैं। खोड़दा नगर क्षेत्र के बद्रीनाथ मार्ग निवासी दिव्यांग युवक दिव्यम अग्रवाल ने न्यूजीलैंड में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर 6 लाख की ठगी करने वाले व्यक्ति को कोतवाली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को कोतवाली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि 22 अप्रैल को दिव्यांग अग्रवाल पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल ने कोतवाली में तहरीर कहा कि पिछले दिसंबर में उनकी मुलाकात दिल्ली स्थित एक होटल में अंगद सैखोन नामक व्यक्ति से हुई। बातों में अंगद सैखोन ने उसकी और उनके भाई की न्यूजीलैंड में नौकरी लगाने की बात कही थी। नौकरी का झांसा देकर पिछले 2 माह से आरोपी ने करीब 6 लाख रुपये यूपीआई के माध्यम से अपने खाते में जमा करा लिया। आरोपी ने न तो 2 भाई को नौकरी लगाई न ही पैसे वापस किए। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद सुयाल के निर्देश एसएसपी ऑपरेशन विभव सैनी और प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने पृथक प्रयासों के बाद अभियुक्त अंगद सैखोन पुत्र स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह निवासी सेक्टर 40D चंडीगढ़ को सोगी शिमला हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया। इस दौरान उसमें 10,000 रुपये नकद, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, अमेरिका और नेपाल आदि देशों की विदेशी मुद्रा, 2 ATM कार्ड और 7 कैसीनो कार्ड बरामद किए गए। अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी शिक्षा विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद पौड़ी जिले के प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही। मौजूदा सत्र में छात्र संख्या शून्य हो जाने की वजह से पिछले 14 स्कूलों को बंद करना पड़ा। इन स्कूलों के बंद हो जाने के बाद अब जिले में प्राइमरी स्कूलों की संख्या का आंकड़ा 1397 पर रह गया। बीते सत्र में यह 1407 था। इन स्कूलों में तैनात 18 शिक्षकों का समायोजन विभाग ने अन्य स्कूलों में करने के आदेश जारी कर दिए। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को लेकर शिक्षा महकमे की चिंता दूर नहीं हो पा रही। पौड़ी जिले के कोट से लेकर नैनीडांडा, बिरुखाल, जयहरीखाल, दुबट्टा आदि इलाकों में आने वाले स्कूलों में छात्र संख्या घटी है। इन बीच इस निजी स्कूलों की तर्ज पर आदर्श स्कूलों का भी संचालन किया गया। इसका कुछ असर नहीं दिखाई दिया। विभाग ने स्कूलों की अंग्रेजी स्कूलों की तर्ज पर मॉडर्न बनाया। आदर्श स्कूल हर ब्लॉक में स्थित है। जिले में इनकी संख्या 45 है। यहाँ 1+5 टीचर रखे हैं और स्कूल पूरी इंग्लिश मीडियम से संचालित हो रही है। इसके साथ ही पीएम श्री उत्कृष्ट स्कूलों का भी चयन किया गया, जिसमें 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों का चयन मानकों के तहत किया गया। पौड़ी जिले में ऐसे 13 स्कूल चयनित है, जिसमें 6 माध्यमिक और 6 प्राइमरी स्कूल हैं। इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यय केंद्र सरकार उठा रही है। इन स्कूलों में कंप्यूटर से लेकर लाइब्रेरी आदि की सुविधाएं भी दी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को भगवान उद्धव कुबेर आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तानंद धर्माधिकारी संत महात्मा और हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे तो पूरी बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठी। गुरुवार को कपाट खुलने पर पहले दर्शन के 1000 की संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु धाम पहुंचे थे। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने को लेकर सभी में उत्साह। पश्चिम बंगाल से आए आशुतोष बनर्जी, केरल से आई प्रियम्बदा, निर्मला देवरूपा, मथुरा से आए अजय तिवारी, हजारों भक्त कहते हैं कि जीवन में बद्री विशाल के दर्शन करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। दिल्ली से आए 80 वर्षीय बुजुर्ग शिवराम कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल की आज्ञा जब होती है तभी दर्शन होते हैं। उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा सप्तमी अर्थात मां गंगा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व 5 मंदिर समिति की ओर से मां गंगा के निर्वाण मूर्ति के जलाभिषेक के साथ उसका भव्य श्रृंगार किया जाएगा। वही मंदिर में भव्य गंगा आरती, गंगा लहरी और गंगा सहस्त्र नाम पाठ पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद देश विदेश के श्रद्धालु लक्ष्मी पूजन तक गंगोत्री धाम में मां गंगा के श्रृंगार रूप से दर्शन करेंगे। गुरुवार 27 अप्रैल को विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का जन्म हुआ था।
जिसको भव्य रूप देने के लिए गंगोत्री मंदिर समिति ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। समिति की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त पर प्रातः 5 बजे से श्री सूक्त पाठ के साथ मां गंगा के निर्वाण मूर्ति का दुग्धाभिषेक जलाभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद 9 बजे तक मां गंगा का भव्य श्रृंगार राजभोग अर्पित कर गंगा स्तुति, गंगा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा। वहीं 10 बजे से गंगा धारा पूजन हेतु भव्य गंगा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसके साथ ही सायंकाल में मां मंदिर समिति की ओर से गंगा धाम में नई भवन में अन्य क्षेत्र का शुभारंभ भी किया जाएगा। दूसरी ओर गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में स्थित मंदिर में भी गंगा सप्तमी में विशेष पूजा अर्चना व विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज 20 अस्पताल में अब ओपीडी में मरीजों की आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क उपचार का लाभ नहीं मिल पाएगा। कॉलेज प्रशासन ने आदेश जारी कर ओपीडी में आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क उपचार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि भर्ती मरीजों को पूर्व की तरह आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। दरअसल अब तक मेडिकल कॉलेज 20 अस्पतालों में ओपीडी में उपचार कराने वाले मरीजों को आयुष्मान कार्ड के तहत रक्त की विभिन्न जांचों समेत एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन नियमों का हवाला देते हुए सुविधा को बंद कर दिया है, जिसमें खासकर कम आय और मध्यम वर्ग के मरीजों को परेशानी बढ़ गई है। मरीजों को अब जांच समेत एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। इससे मरीजों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जबकि कई मरीज निःशुल्क उपचार नहीं मिलने से बैरंग लौट रहे हैं, वहीं भर्ती मरीजों को योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे मरीजों को कुछ हद तक राहत मिली है। बागेश्वर ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की रेड कही जाने वाली आशाएं आंदोलित है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने जिला मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सभा के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। समाधान न होने से आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी है। जिले भर की आशाएं बुधवार को आशा फैसिलिटेटर व कार्यकर्ता संगठन की जिलाध्यक्ष चंद्रकला जोशी के नेतृत्व में नुमाई खेत मैदान में एकत्रित हुई। यहाँ से नारेबाजी के साथ माल रोड तहसील मार्ग होते कलेक्ट्रेट पहुंची। यहाँ जुलूस सभा में तब्दील हो गई। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वह अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही है, लेकिन उनके मांगों को अनदेखी की जा रही है। मातृ शिशु मृत्यु दर उनके आने के बाद कम हुई है। आसाम को जो भी जानकारी जिम्मेदारी दी जाती है उसे बेखूबी निभा रही है, लेकिन उनकी उपेक्षा हुई जा रही है। उन्होंने फैसिलिटेटर को 30 दिन का मोबिलिटी देने, 24,000 फैसिलिटेटरों आसाम को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने, फील्ड में कार्य करने के लिए यात्रा भत्ता देने, पीएलए बैठकों का भत्ता 1,000 करने, गर्मी और सर्दी की अलग अलग ड्रेस देने की मांग प्रमुखता से उठाई। जल्दी समस्या का समाधान करने की मांग की। इस मौके पर ललित बाकुनी, कविता धपोला, राशि धपोला, भगीरथी रावल, कमला देवी, जानकी समेत 48 आशाएं शामिल रही। रानीखेत प्रतिभावान बच्चों को एक बार फिर बॉयज स्पोर्ट कंपनी में भर्ती होने का अवसर मिलने जा रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत की ओर से 15 मई से ताइक्वांडो खिलाड़ी बच्चों को 3 दिवसीय चयन रैली का आयोजन किया, जिसमें 10 से 14 वर्ष के विभिन्न राज्य के खिलाड़ियों को भी भर्ती होगी। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत के बॉयज स्पोर्ट कंपनी की ओर से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को बॉयज कंपनी में भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चयन रैली में 15 से 18 मई तक नर्सिंग ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सुबह 7 से 10 बजे के मध्य भर्ती स्थल में पहुंचना होगा। बॉयज स्पोर्ट कंपनी के कमान अधिकारी की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार चयन रैली उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के सभी जातियों के बच्चों के लिए आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र 15 मई को 10 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 5 वर्ष निर्धारित की गई है। 5वीं निर्धारित की गई। चयनित अभ्यर्थियों को भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा तथा वार्षिक बीमा राशि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जबकि आवश्यक शर्तें पूरी होने पर 17 वर्ष बाद की आयु के बाद सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। चयन भर्ती में भाग लेने के अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रमाण सहित चरित्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खेलकूद प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के 10 फोटो साथ लेने होंगे। और सेना के अधिकारियों ने कहा कि यह भर्ती न होकर खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया है।